तो कैसे हैं आप लोग। ये है हमारा अगला वीडियो जिसमें और करंट अफेयर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ लेटली फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम रहा है। आई ट्राई एंड इंक्रीज इट कि और ज़्यादा एमसीक्यूज में डालने की कोशिश करूँ। बिकॉज ऑफ द वर्कलोड ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं डाल पाया, बट आई ट्राई एंड कैच अप वेरी सून। ऑल्सो कल हमारा मतलब कि संडे को 13 जून को हमारा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है सुबह 10 से 12, जो एकदम यूपीएससी के पैटर्न पे होने वाला है। एंड उसमें अगर आपकी फर्स्ट 150 में रैंक आती है तो आपको काफ़ी सारे स्कॉलरशिप, गाइडेंस, रिटायर्ड एंड करंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपको गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। सो डू अटेंड अनअकैडमी यूपीएससी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप सुबह 10 से 12 अनअकैडमी पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट उस पर क्लिक करके एनरोल कर लो यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। इसी के साथ हर संडे कॉम्बैट होता है एंड नए बैचेस शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी। 16 जून से 1 साल के और 2 साल के हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में, जहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू का। साथ के साथ एनसीईआरटी बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, राइट। सो लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन है अपना आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आर्टिकल 21 of the Charter of the United Nations provides for geographic rotation of the United Nations General Assembly presidency। हिंदी में बता देता हूँ एक बारी जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि यूनाइटेड नेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 21 ये बोलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघ की जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी है उसको आप जोग्राफिक बेसिस पर रोटेट करते रहोगे, कभी एक एरिया से कभी दूसरे एरिया से। ऐसा आर्टिकल 21 बोलता है। यह है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन all the countries of United Nations are categorized into 5 geographic categories। सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के देशों को आपने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। सो द आंसर इज बी, ओनली 2। पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अगर मैं आर्टिकल 21 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूं तो आर्टिकल 21 ये बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी है उसका जो प्रोसेस है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली खुद से अपने प्रेसिडेंट के चुनाव का प्रोसेस ले डाउन करेगी। पूरे आर्टिकल 21 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इसकी प्रेसिडेंसी ज्योग्राफिक रोटेशनल बेसिस पे होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 में नहीं लिखा, ये जनरल असेंबली ने खुद से रूल बनाया है। मतलब कि आर्टिकल 21 ऑफ द चार्टर जो है उसने सारी पावर जनरल असेंबली के हाथ में दे दी कि आपको जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आप वो कर सकते हो। जनरल असेंबली ने रूल्स बनाए और यह बोला कि जितने भी इलेक्शंस होंगे जनरल असेंबली प्रेसिडेंट के वो ज्योग्राफिक रोटेशनल बेसिस पे होंगे। और इस इलेक्शन के पर्पस के लिए हम यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्रीज को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक अफ्रीकन स्टेट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट्स। इंडिया जो है वो इस वाली कैटेगरी में आता है, एशिया एंड द पैसिफिक स्टेट्स। इस बार 2021 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी थी वो ज्योग्राफिक रोटेशन बेसिस पे एशिया पैसिफिक से आनी थी। मतलब कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो कंट्रीज हैं उनमें से एक का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस बार जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनेगा। तो इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें मालदीव्स वर्सेस अफगानिस्तान का कंपटीशन था। मालदीव्स वर्सेस अफगानिस्तान का कंपटीशन था कि एशिया पैसिफिक से किसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ इधर आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि 5 ग्रुप्स हैं, हर साल एक कंट्री से प्रेसिडेंसी होती, हर साल एक ग्रुप से प्रेसिडेंसी जाती है। एक साल अफ्रीकन स्टेट्स की प्रेसिडेंसी, एक साल एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंसी, एक साल ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की प्रेसिडेंसी एंड सो ऑन। मतलब कि अब 2021 के बाद एशिया पैसिफिक का नंबर जो है वो 5 साल बाद आएगा, मतलब कि 2026 में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नाउ इंडिया ने ये जो अभी इलेक्शन हुआ इसमें अपना वोट मालदीव्स को दिया। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पूरा कंपटीशन था दिस वाज मालदीव्स वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने बोला मेरी तरफ से प्रेसिडेंट आना चाहिए, मालदीव्स ने बोला कि मेरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट बनना चाहिए। इंडिया ने मालदीव्स को सपोर्ट करा और उसका रीज़न ये था कि मालदीव्स ने पिछले साल ही अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया था, अपने कैंडिडेट को चूज कर लिया था कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं। इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर तभी बोल दिया था कि हम मालदीव्स के इस कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाले हैं। अफगानिस्तान ने अभी कुछ हफ्ते पहले अपने कैंडिडेट को खड़ा करा अचानक से और ये बोला कि अब मैं भी अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहता हूं।
इंडिया ने बोला देखो मेरे लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर दोनों ही देश बराबर हैं, मालदीव्स और अफगानिस्तान मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैंने मालदीव्स को पहले कमिटमेंट कर दिया था, इसलिए मेरा वोट तो मालदीव्स को ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया ने यह बोला कि अगर मेरा वोट मालदीव्स को जा रहा है क्योंकि मैंने उसे पहले कमिटमेंट करी हुई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट हूं। मैं मालदीव्स और अफगानिस्तान दोनों के साथ कोलैबोरेट करूंगा। और ये जो मालदीव्स में मैंने वोट दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मालदीव्स को ज्यादा फेवर करता हूं। मैं सबके साथ एंगेज करूंगा। एक वोट हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करता। साथ के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज की तारीख में 191 कंट्रीज हैं और 191 की 191 कंट्रीज ने इधर वोटिंग करी और मालदीव्स मेजॉरिटी के साथ जीत गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इलेक्शन है, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री वन वोट। वन कंट्री वन वोट के प्रिंसिपल पे ये पूरा का पूरा इलेक्शन चलता है। इधर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में यहां पे काफी ज्यादा एरिया ऑफ कोलैबोरेशन बनता है, क्योंकि इंडिया के पास 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप है और अब 1 साल के लिए मालदीव्स के पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी है। इस एसेंस में इंडिया और मालदीव्स मिलके क्लाइमेट चेंज, कोरोना वायरस, WHO रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स और बाकी सारे मसलों पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया और मालदीव्स मिलके कोलैबोरेशन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस इंडिया और मालदीव्स के पास हैं। तो यह है स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स इन द करंट सिनारियो, राइट। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्जाइमर्स। द एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन combines with the neuron debris to create plaque in the brain that impacts the signal transmission. बेसिकली ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि किसी को अगर अल्जाइमर्स हो जाता है तो उसमें एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन होता है जो नर्व सेल्स के डेब्रिस के साथ मिलके एक कंपोनेंट बनाता है जिसका नाम है प्लाक, जो सिग्नल ट्रांसमिशन को इंपैक्ट करता है। सेकेंड इज अल्जाइमर्स में टैंगल्स बनते हैं। द टैंगल्स इन द ब्रेन आर कॉज्ड ड्यू टू द ट्विस्टेड फाइबर्स ऑफ द टाउ प्रोटीन। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड, tangles and plaques are present in the brain of almost every single human being. However, those suffering from Alzheimer's have an accelerated rate of plaque and tangle formation. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पॉज करके सॉल्व करिए और फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एल्जाइमर्स को लेके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर मैं बात करूं एल्जाइमर्स की, तो जिसको भी एल्जाइमर्स होता है उसके बेसिकली क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं, हमें याद है हम स्कूल में इसी तरीके से नर्व सेल्स बनाते थे। ये जो नर्व सेल्स होते हैं इनके बीच में लिंक टूटने लगता है। ये वाला जो नर्व सेल है ये आगे किसी और नर्व सेल से कनेक्टेड होगा लाइक दिस। तो ये जो एल्जाइमर्स होता है इसमें नर्व सेल्स के बीच में लिंक टूटने लगता है। ये जो लिंक टूट रहा है, ये जो नर्व्स टूट रही हैं यहां से, इनका डेब्रिस, मतलब जैसे डेब्रिस का मतलब होता है जैसे कंस्ट्रक्शन में डेब्रिस, मलबा, जो बचे हुए रिमेन्स हैं वो ब्रेन में रह जाते हैं। जब ये नर्व सेल्स का आपस में कनेक्शन टूटता है तो इनका डेब्रिस जो है वो ब्रेन में रह जाता है। साथ के साथ जिनको एल्जाइमर्स होता है उनमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन। एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन, उनके ब्रेन में इस प्रोटीन की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि एक तो आपका ये कनेक्शन टूट गया, डेब्रिस प्रोड्यूस हो रहा है और एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन होता है, ये जो एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन होता है, ये डेब्रिस के साथ मिलकर एक पेस्ट टाइप सब्सटेंस बना देता है, एक ऐसा फ्लूइड टाइप सब्सटेंस बना देता है जिसको बोला जाता है प्लाक। ये प्लाक ब्रेन में जमा होता रहता है, ये प्लाक ब्रेन में जमा होता रहता है और सिग्नल ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी देखेंगे डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो एल्जाइमर्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इससे दिमाग में प्लाक और टैंगल्स बनने लगते हैं जिसकी वजह से नर्व सेल्स डिस्कनेक्ट होते हैं और दिमाग की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, इसका मतलब जब नर्व सेल्स आपस में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नर्व सेल्स का जब कनेक्शन टूट रहा है तो मतलब सिग्नल ठीक तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो रहा। आपकी मसल्स, आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपके सेंस ऑर्गन जो दिमाग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं।
तो एल्जाइमर्स का मतलब है कि वो कनेक्शन टूट गया, सिग्नल स्लो हो गया, मतलब कि मेमोरी लॉस भी पॉसिबल है और फॉरगेटफुलनेस भी पॉसिबल है। जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, इसमें दिमाग की प्रोसेसिंग कम होती है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, और एक व्यक्ति जिसको अल्जाइमर्स है वो छोटे छोटे काम करना भी भूल जाता है, अपने घर की लोकेशन भूल जाता है, अपने रिश्तेदारों को पहचानने से बंद कर देता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। इसे कहते हैं अल्जाइमर्स, राइट। तो बेसिकली अल्जाइमर्स में क्या हो रहा है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो नर्व सेल्स होते हैं, ये जल्दी जल्दी बूढ़े होते हैं। एज के साथ सेल्स की एज तो बढ़ी रही है, जैसे जैसे एक व्यक्ति की एज बढ़ रही है वैसे वैसे सेल्स की एज भी बढ़ रही है। लेकिन एल्जाइमर्स जिसको होता है उसके केस में नर्व सेल्स की जो एज होती है, नर्व सेल्स का जो बुढ़ापा होता है, वो जल्दी आ जाता है और वो टूटना शुरू कर देते हैं। ये रीजन होता है नर्व सेल्स के टूटने का और एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन के साथ मिलके प्लाक बनाने का, राइट। तो हमने देखा कि प्लाक किस तरीके से बनता है, और आप ये देखो, ये है नॉर्मल ब्रेन। देखो इसमें अलग अलग नर्व सेल्स फंक्शंस वगैरह दिखा रहे हैं। ये है प्लाक एंड टैंगल फॉर्मेशन। यहां पे प्लाक और टैंगल फॉर्मेशन हो गया। आपका ब्रेन जो है वो पूरे तरीके से प्लाक और टैंगल से कवर हो गया। देखिए ये जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं दिखने बंद हो गए, और इधर पूरे तरीके से प्लाक और टैंगल से, टैंगल क्या होता है अभी बताऊंगा, पूरे तरीके से जो ब्रेन है वो प्लाक और टैंगल से कवर हो गया। मतलब कि नर्व सेल्स डिस्कनेक्टेड, सिग्नल प्रोसेसिंग हो नहीं रही है, एल्जाइमर्स बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एल्जाइमर्स की वजह से प्रोसेसिंग में, फंक्शनिंग में, रीजनिंग में, थिंकिंग में, लर्निंग में, रिमेंबर करने में, कुछ इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। अब प्लाक क्या होता है मैंने बता दिया, अब फटाफट समझते हैं कि ये टैंगल क्या होता है। दिमाग में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। एक होता है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन जो कि नर्व डेब्रिस के साथ मिलके प्लाक बनाता है। दूसरा होता है टैंगल। टैंगल कैसे बनता है? टाउ प्रोटीन से। एक प्रोटीन हो गया एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन जो बना रहा है प्लाक, दूसरा प्रोटीन हो गया टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन में क्या होता है, ऐसे अलग अलग फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन जो है वो ऐसे फाइबर से बनता है, अलग अलग स्ट्रैंड्स से बनता है। जब ये ट्विस्ट हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये दिमाग में इकट्ठे होके टैंगल बना देते हैं। ये जो टाउ प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, टाउ प्रोटीन के जो ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं, ये दिमाग में ऐसे टैंगल बना देते हैं, ऐसे 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 उलझ जाते हैं, ये दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से प्रोटीन के जो फाइबर्स होते हैं वो ट्विस्टेड होके दिमाग में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो और ज़्यादा इंपैक्ट होने लगता है। इसे बोलते हैं एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स क्यों होता है? दो वजह से होता है। एक, प्लाक फॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और दूसरा टैंगल फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। सवाल उठता है सर न्यूज़ में क्यों है, इसमें करंट अफेयर्स ऐसा क्या इन्वॉल्व है? बेसिकली एक नया ड्रग आया है मार्केट में एल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए, जिसका नाम है एडुकानुमैब। एडुकानुमैब ये एक ड्रग आया है एल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो एडुकानुमैब है ये एल्जाइमर्स को क्योर नहीं करता, एल्जाइमर्स को ख़त्म नहीं करता, ये एल्जाइमर्स का रेट कम कर देता है। जिस तेज़ी से एल्जाइमर दिमाग में बढ़ता है, जिस तेज़ी से दिमाग में प्लाक और टैंगल बढ़ते हैं, उस तेजी को, उस रेट को यह कम कर देता है एडुकानुमैब। अगर एक व्यक्ति को एल्जाइमर है और उसको एडुकानुमैब दिया जा रहा है, तो उसके दिमाग में जो एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन और नर्व सेल डेब्रिस को मिलकर प्लाक बनता है, उसका रेट कम हो जाता है, उसका फॉर्मेशन रेट कम हो जाता है। तो अगर एक व्यक्ति का प्लाक फॉर्मेशन रेट कम हो रहा है, इसका मतलब उसका एल्जाइमर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पहले से। ये जो एडुकानुमैब है ये क्योर नहीं कर सकता डिजीज को, ये प्लाक फॉर्मेशन के रेट को कम कर देता है। वैसे तो देखा जाए तो ये जो प्लाक होता है और जो टैंगल्स होते हैं टाउ प्रोटीन वाले, ये हर आदमी के दिमाग में मिलते हैं, आपके मेरे सबके। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इनका रेट बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है कि दिमाग की प्रोसेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको एल्जाइमर होता है उसके में ये जो टाउ और प्लाक का रेट होता है, जो टैंगल और प्लाक का रेट होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके नर्व सेल्स को सिग्नल ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, राइट। तो ये जो प्लाक और टैंगल हैं ये यूजुअली हर ह्यूमन बीइंग में मिलते हैं, लेकिन एल्जाइमर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, ये जो एडुकानुमैब नाम की दवाई आई है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि देखो,
हमने ये तो पता लगा लिया कि ये प्लाक फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, लेकिन एक व्यक्ति को अगर हमारे को एडुकानुमाब देना है, ये 40 लाख की दवाई है पूरे साल की। अगर आप पूरे साल की डोजेस खरीदने जाते हो, ये अमेरिका की दवाई है, बेसिकली अमेरिका ने बनाई है। अगर आप पूरे साल की दवाई खरीदने आते हो तो 40 लाख रुपए की ये दवाई आएगी पूरे साल की। इतनी महंगी दवाई, मतलब कि आम आदमी तो इसे खरीद ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसके अभी भी स्टेज 4 के क्लिनिकल ट्रायल्स बचे हैं, इसके अभी भी स्टेज 4 के ट्रायल्स रहते हैं, एंड हेंस क्योंकि इसके ट्रायल्स अभी भी पेंडिंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% एफिशिएंट रहेगा एल्जाइमर्स को रिड्यूस करने में। तो ये है एडुकानुमाब और एल्जाइमर्स। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। रेफरल कोड आपको पता ही है जो यूज़ करना है। आज यहीं पे रुकेंगे, 2 एमसीक्यूज थे आज के लिए, बाकी एमसीक्यूज जल्दी आ रहे हैं। आपको पता है कि कल मतलब कि 13 जून को हमारी चैंपियनशिप है सुबह 10 से 12, तो इसके लिए आपको बैठना है, एकदम फ्री है। अगर आपकी टॉप 150 में रैंक आती है तो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप और पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी अनअकैडमी के टॉप मेंटर्स और ब्यूरोक्रेट से। सो रेफरल कोड यूज़ करना है मुदित गुप्ता। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और रेफरल कोड दिया है। लेट्स क्रैक इट।